सर्दियों का कहर भयानक था। पहाड़ी गांव बालापुर में रातें इतनी ठंडी थीं कि खिड़कियों से आती हवा भी चाकू जैसी चुभती। इस गांव में रहता था एक गरीब परिवार, रघु, उसकी पत्नी सीमा और छोटी बेटी मीरा। उनकी झोपड़ी में न दरवाजा ठीक से बंद होता था, न ही आग के लिए पर्याप्त लकड़ियां थीं। रात होते ही तीनों एक दूसरे से चिपक कर सोते ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। बाबा, क्या हम कल भी ऐसी ही ठंड में रहेंगे? बाकी सब लोगों के घर कितने गर्म हैं। हाँ, मीरा सही कह रही है। हमारी लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं। हाँ सीमा, इतनी सर्दी में कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। पर मैं कल जंगल जाऊंगा और कुछ लकड़ियां लेकर आऊंगा ताकि हम गर्म तो रह सकें। सर्दियों की रातें सिर्फ ठंडी नहीं होती, वे सपनों की परीक्षा भी लेती हैं। मीरा और सीमा अपनी छोटी सी दुनिया में गर्मी नहीं, उम्मीद ढूंढ रही थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रघु लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। रघु ठंड में बर्फीले जंगल से गुजरता है। अरे, जंगल में तो बहुत ज्यादा ठंड है। जल्दी से लकड़ियां काटता हूं और घर वापस चला जाता हूं। रघु ठंडी और बर्फीली हवा में लकड़ी काटना शुरू कर देता है। जितनी लकड़ी वह काट पाता है, उतनी लकड़ी लेकर वह घर की तरफ निकल पड़ता है। लकड़ी लेके आ गए आप? हाँ सीमा, बाहर बहुत ठंड है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। आप आराम कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। हाँ सीमा, ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। अगली सुबह होती है, लेकिन रघु की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। रघु की हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। घर में लकड़ी भी खत्म हो रही है और खाने का सामान भी। लगता है मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा, पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं सेठ से उधार पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा सेठ के घर की तरफ चल पड़ती है ताकि उधार पैसे मांग सके। सेठ जी, मैं रघु की पत्नी हूँ और उसकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अरे, गांव में तो कोई काम ही नहीं है, तो रघु उधार कैसे चुकाएगा? सेठ जी, आप बस इस बार हमें पैसे दे दीजिए, हम चुका देंगे। मैं पैसे नहीं दे सकता, तुम कहीं और से उधार ले लो। सेठ जी, गांव में ऐसा कोई नहीं है जो इस समय हमें उधार दे सके। मैं उधार पैसे नहीं दूंगा, और अब तुम जाओ, मुझे और भी काम है। सीमा दुखी होकर वहां से चली आती है। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, पता नहीं घर कैसे चलेगा। चलो, घर जाते जाते जंगल से थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती हूँ। जंगल में चलते चलते सीमा को अचानक एक गुफा दिखाई देती है जो बर्फ से ढकी रहती है। सीमा हैरान होकर कहती है, अरे, यह गुफा तो मैंने कभी नहीं देखी। अंदर जाकर देखती हूँ,
शायद अंदर सूखी लकड़ी हो। गुफा के भीतर अजीब सी गर्माहट फैली हुई थी और एक कोने में पड़ा एक पत्थर चमक रहा था जिसके भीतर आग जल रही थी। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये पत्थर अपने आप कैसे जल रहा है? यहाँ तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिससे आग जल सके। शायद ये कोई चमत्कारी पत्थर है। सीमा जैसे ही पत्थर के पास जाती है उसकी आग बुझ जाती है। वह पत्थर को हाथ से छूती है। पत्थर ठंडा है पर उसमें गर्माहट महसूस होती है। अरे, ये तो सच में चमत्कारी पत्थर है। अगर इसे घर ले जाऊं तो रोज रोज लकड़ी लाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और सीमा पत्थर लेकर घर की तरफ निकल जाती है। सीमा पत्थर को घर लेकर आती है और एक कोने में रख देती है। जैसे ही पत्थर को वह घर में रखती है, घर में गर्माहट फैल जाती है और रघु की तबीयत भी ठीक हो जाती है। सीमा, घर में इतनी गर्माहट कैसे आ गई और मेरी तबीयत भी अचानक ठीक हो गई है? रघु, ये एक चमत्कारी पत्थर का कमाल है। आज जब मैं जंगल में लकड़ी लेने गई थी तो मुझे ये पत्थर एक गुफा में मिला। अरे वाह, इस पत्थर से तो हमेशा हमारा घर गर्म रहेगा। अगले दिन जब गांव वाले रघु की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं तो वे देखते हैं कि झोपड़ी से सूरज जैसी तेज रोशनी निकल रही है और वहां की जमीन भी गर्म है। अरे भाई, ये रघु के घर के पास इतनी गर्माहट कैसे? पूरे गांव में तो बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ भाई, यहाँ तो एकदम गर्म है, जैसे यहाँ सर्दी ही नहीं पड़ रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर गर्मी और बाकी सब जगह ठंड? इसका पता लगाना पड़ेगा। अरे भाई, पता हम बाद में लगा लेंगे। अभी चलो, काम ढूंढना है। दोनों काम ढूंढते ढूंढते सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइएगा। अभी तो मेरे पास तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं है। ठीक है सेठ जी, लेकिन आपके यहाँ बहुत ठंड है। हम अभी रघु के घर के पास थे, वहां तो गर्मी थी। शायद उसने हीटर लगाया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वह हीटर कैसे खरीदेगा? ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं, आप ही देख लीजिए। दोनों वहां से चले जाते हैं और सेठ उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। सीमा, ये पत्थर हमें ठंड से तो बचा रहा है, लेकिन हमारे खाने का क्या होगा? गांव में कोई काम भी तो नहीं है। हाँ रघु, और हम कोई नया कारोबार भी नहीं शुरू कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं। हमारे पास ये पत्थर है, इसकी गर्मी का इस्तेमाल करके हम पानी गर्म कर सकते हैं और गांव में बेच सकते हैं। हाँ रघु, ये विचार तो अच्छा है, लेकिन कोई हमसे पानी खरीदेगा क्या? एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारा काम चल पड़े। अगले दिन रघु पत्थर को चूल्हे में रख देता है और उस पर पानी गर्म करता है। अरे रघु भैया, ये पानी क्यों गर्म कर रहे हो, और वो भी बिना आग के? हाँ भैया, ये गर्म पानी मैं बेचने के लिए गर्म कर रहा हूं। आग की जगह मैं गर्म पत्थर इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे एक बाल्टी गर्म पानी दे दो।
ठीक है भैया। और इसके हुए 5 रुपए। ठीक है रघु भैया, और मैं गांव में सबको बता देता हूं। अरे ओ भीमा, ये पानी कहां से लेकर आ रहे हो? भैया, ये गर्म पानी मैं रघु से लेकर आया हूं। हाँ भैया, मुझे भी पानी चाहिए था। वैसे भी ऐसी सर्दी में लकड़ी भी नहीं मिल रही, तो गर्म पानी खरीदना ही ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूं। जिसे भी गर्म पानी चाहिए वो रघु से ले लो। रघु का गर्म पानी का काम चल पड़ता है और उसके घर का खर्चा आराम से चलने लगता है। अरे ये सब लोग गर्म पानी कहां से लेकर आ रहे हैं? अरे सुनो, तुम ये पानी कहां से लेकर आए हो? सेठ जी, ये पानी मैंने रघु से लिया है। वो गर्म पानी बेच रहा है। ये रघु गर्म पानी कैसे बेच सकता है? गांव में तो लकड़ी की कमी है और वो तो बिल्कुल गरीब है। इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे देखना पड़ेगा। अगली सुबह सेठ जल्दी उठकर रघु के घर की तरफ जाता है। जब रघु वहां नहीं होता तो सेठ देखता है कि चूल्हे में आग नहीं है, पर फिर भी पानी गर्म हो रहा है। चूल्हे के अंदर एक पत्थर रखा है जो चमक रहा है। तभी अचानक रघु आ जाता है। बोलिए सेठ जी, आपको क्या चाहिए? अरे रघु, मैं तो पानी लेने आया था, पर अब मुझे कुछ और चाहिए। बोलिए सेठ जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ये पत्थर चाहिए जो तुमने चूल्हे में रखा है। मैं समझ गया हूं, इसी से पानी गर्म हो रहा है। नहीं, ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइए। ठीक है, अगर तुम नहीं बेचना चाहते तो जैसा तुम्हारा मन। सेठ वहां से चला जाता है, पर उसके मन में यही चल रहा था कि वह पत्थर रघु से कैसे ले। रघु को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? एक काम करता हूं, आज रात उसके घर से वो पत्थर चुरा लेता हूं। गहरी रात में जब पूरा गांव नींद में डूब जाता है, सेठ चुपचाप कदम बढ़ाता है और रघु के घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ रघु के घर के अंदर जाता है। रघु और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सेठ धीरे से वह पत्थर उठाता है और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ जाता है। आखिरकार मुझे यह पत्थर मिल ही गया। अब इन सर्दियों में मुझे आग जलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही दिन सेठ के घर के बाहर अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, मानो आसमान ने सारी ठंड एक ही पल में जमीन पर उतार दी हो। अरे, ये पत्थर का रंग अचानक कैसे बदल गया? घर में भी ठंड बढ़ गई है और बाहर तो बर्फबारी हो रही है। सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। लगता है इस पत्थर का श्राप मेरे ऊपर आ गया है, तभी ये सब हो रहा है। मुझे ये पत्थर रघु को वापस करना होगा, तभी शायद ये बर्फबारी रुक सके। यह कहते ही सेठ पत्थर उठाता है और सीधे रघु के पास जाने के लिए बाहर निकल पड़ता है। रघु, मुझे माफ कर देना। मैंने कल रात तुम्हारे घर से यह पत्थर चुरा लिया था और शायद इसी वजह से गांव का मौसम भी खराब हो गया। सेठ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पास तो सब कुछ था और मुझे पता था
कि यह पत्थर आपने ही चुराया होगा, क्योंकि आप ही मुझसे इसे मांगने आए थे। हाँ रघु, मैं शर्मिंदा हूं। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है सेठ जी, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप गांव वालों की मदद करेंगे जब भी सर्दियां आएंगी। ठीक है रघु। यह कहते ही पत्थर का रंग बदलने लगा और उसमें से फिर से गर्माहट निकलने लगी और गांव में मानो फिर से गर्माहट लौट आती है।